रहेगा कि कितना भी खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वर्कर्स जो है उसको हम रिटेन करके रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, वर्कर्स के अंदर फिर फेथ आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी जैसे ही आएगा तो जो वर्कर्स हैं तो उनका जो कमिटमेंट है वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, ठीक है। मिथ्स क्या है कि अनप्रूवन एंड अनस्टेटेड बिलीफ्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉइज। कुछ मिथ्स है जैसे कि जो अनप्रूवन या अनस्टेटेड बिलीफ्स है वो एम्प्लॉय बिलीव करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो सेफ प्लांट इज एन एफिशिएंट प्लांट। जैसे एक मिथ ये है कि जो सेफ प्लांट, जो प्लांट काफी सेफ है वो क्या है कि एफिशिएंट भी हो सकता है, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेफ्टी ओवर राइट्स एवरी अदर प्रोसेस इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब क्या है कि सेफ्टी ओवरराइड जो है वो हर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आपको ये प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर प्लांट्स वेयर एक्सीडेंट हैव टेकन प्लेस। और एक और क्या मिथ है कि इतना कुछ करने के बाद भी क्या है कि किसी प्लांट में एक एक्सीडेंट हो ही जाता है। इसलिए क्या है कि सेफ्टी जो है एक मिथ है, सेफ्टी क्या है एक मिथ है, ठीक है। अब हम कल्चर की बात की, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात की, तो काउंटर कल्चर जो हमको जो कल्चर के अपोजिट जो चीज हमें दिखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो काउंटर कल्चर क्या होता है, काउंटर कल्चर क्या है कि एक पैटर्न या बिलीफ होता है जो शार्पली अगेंस्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है जो हमारा डोमिनेंट सोशल नॉर्म्स है, वैल्यूज है या बिहेवियर पैटर्न है, उसको ये शार्पली कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एग्जिस्टेंस हमारा कल्चर है उसको ये शार्पली कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो हमारा एग्जिस्टिंग कल्चर क्या था, डोमिनेंट सोशल नॉर्म्स था या सोशल वैल्यूज था या वैल्यूज या बिहेवियर पैटर्न था, उसको क्या है कि काउंटर कल्चर जो है वो आपका शार्पली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये काउंटर कल्चर क्या है कि ये इमर्ज हो सकता है किसी इंडिविजुअल के अंदर या किसी ग्रुप के अंदर, ठीक है। किसी भी काउंटर जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चल रहा है तो उसके अगेंस्ट एक काउंटर कल्चर क्या है कि जनरेट हो सकता है, इमर्ज हो सकता है, या तो किसी इंडिविजुअल के अंदर जनरेट हो जाए या किसी ग्रुप के अंदर जनरेट हो जाए। तो वो क्या स्ट्रांगली फील करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। मतलब जैसे ये जो अभी का जो कल्चर चल रहा है वो बहुत ज्यादा वो ऐसा वो उनके अंदर फीलिंग आ जाता है, जो जिनके अंदर काउंटर कल्चर इमर्ज होता है कि जो भी कल्चर चल रहा है, कल्चर चल रहा है वो क्या है कि टू रिजिड है और उनके जो भी क्रिएटिविटी है या स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। जैसे अगर मैंने बात किया कि टाइम पे अगर आना है, इस कौन सी कंपनी की बात किया था, तो उस कंपनी में क्या है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर था वो था क्या, बजाज ऑटोमोबाइल। बजाज ऑटोमोबाइल था क्या कि पंक्चुअलिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ बजाज ऑटोमोबाइल। बट हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे हो जो काउंटर कल्चर के लिए क्या है कि उनको अपना ऑपरेशन या काम करने का तरीका है उनका या उनका स्टाइल ऑफ ऑपरेशन या क्रिएटिविटी अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये टू रिजिड है, पंक्चुअलिटी इज टू रिजिड एज ए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो वो क्या है काउंटर कल्चर उनका बन रहा है, ठीक है। तो वो इसके अगेंस्ट फिर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद काउंटर कल्चर क्या होता है कि ये डिस्टिंक्टली विजिबल इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन मर्ज्ड और एक्विजिशन। दो ऑर्गेनाइजेशन का अगर मर्जर होता है, आपने सुना हो कि कंपनी का मर्जर होता है या किसी को आप एक्वायर करते हैं, किस कंपनी को आप एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि काउंटर कल्चर दो डिफरेंट कल्चर का जब दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कल्चर का जब ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर हो गया तो वहाँ पे काउंटर कल्चर आपको दिखने को मिल जाता है, ठीक है। In relation to dominant organizational culture, the counter culture groups usually engage in three types of dissent. अब क्या है कि आपका जो भी डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ठीक है, उससे अगर रिलेट किया जाए, जो काउंटर कल्चर ग्रुप्स होते हैं वो तीन तरह के डिसेंसी में, मतलब उनको मतलब जो उनको पसंद नहीं है या डिसेंट अपना वो शो करते हैं, तो तीन डिसेंट उनका क्या है। पहला क्या है कि डायरेक्ट अपोजिशन टू ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेंट वैल्यू, जो सीधे वो अपोज कर दिए जाते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डोमिनेंट वैल्यू है, ठीक है। दूसरा जो उनका उनमें दिखता है डिसेंसी वो क्या है कि ऑपोजिशन टू द डोमिनेंट कल्चरल पावर बेस, जो जो डोमिनेंट कल्चर पावर बेस होता है उसको ही वो अपोज करने लगते हैं, ठीक है। और ऑपोजिशन टू द मेथड्स ऑफ इंटरेक्शन विद डोमिनेंट कल्चर, जो मेथड ऑफ इंटरेक्शन होता है डोमिनेंट कल्चर के अंदर उसको भी वो अपोज करने लगते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज नॉट इनबॉर्न, इट हैज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो क्या है कि पहले से उसका जन्म नहीं होता है, इट हैज टू बी इन्वेंटेड, ये इसका मतलब आविष्कार किया जाता है और लेटर ये धीरे धीरे क्या टाइम के साथ ये डेवलप होते रहता है कोई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय है उसको ये इनेबल करता है कि वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क में जैसा उसमें फ्रेम बनाया गया है उसमें वो काम करें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज एनवायरमेंट स्पेसिफिक इन नेचर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो भी होता है वो एनवायरमेंट स्पेसिफिक होता है। एनवायरमेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन डेवलपिंग द कल्चर, ठीक है। जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डेवलपमेंट में वो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं।
और सो डज डेमोग्राफिक फैक्टर, और डेमोग्राफिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा इसमें आपका रोल प्ले करते हैं। दैट इज वाई वी जनरली रेफर टू जापानीज कल्चर और इंडियन कल्चर, इसलिए हम अक्सर जापानीज कल्चर या इंडियन कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। और नेशनल कल्चर इज इनफॉर्मल इन नेचर, रिलेट्स टू शेयर्ड वे ऑफ लिविंग, इट इज ए कॉमन बाइंडिंग फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि फॉर्मल नहीं होता है, ये इनफॉर्मल होता है नेचर में। और क्या है कि ये हमारा जो शेयर्ड वे ऑफ लिविंग है उसको रिलेट करता है। ये क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉमन बाइंडिंग फैक्टर रखता है, ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हेल्प टू प्रमोट डेवलप प्रोफेशनलिज्म अमॉन्ग इट्स एम्प्लॉय, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है कि एम्प्लॉय के अंदर ये क्या है कि प्रोफेशनलिज्म को ये डेवलप करता है। वैल्यू सिस्टम इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वैल्यू सिस्टम जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का ये कॉर्नर स्टोन होता है। ये क्या होता है, ये प्रमोट्स स्टैंडर्डाइजेशन इन वेरियस सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स, ये क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन को ये प्रमोट करता है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम में या सब सिस्टम में। इससे क्या होता है कि जो भी आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इस हद तक, बहुत हद तक क्या है कि ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। Once the culture is developed, it virtually becomes a people's organization from a functional point of view. जब कल्चर डेवलप हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, मतलब लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है। और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब फंक्शन करने के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। और दैट प्रमोट्स रिस्क टेकिंग अमॉन्ग मैनेजर कैडर एंड जनरल नोबल आइडियाज। और इससे क्या होता है कि जो रिस्क टेकिंग जो है मैनेजर के अंदर, जो मैनेजर कैडर जो बन के आता है उसके अंदर क्या है कि रिस्क टेकिंग को ये प्रमोट करता है और नोवेल आइडियाज को भी ये जनरेट करता है, ठीक है। और नेशनल कल्चर प्रमोट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन दैट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। और नेशनल कल्चर क्या है कि एक तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन बनाता है, लोगों में कम्युनिकेशन को इंक्रीज करवाता है, ठीक। इससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है और जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है। इंडिया क्या है, इंडिया एक मल्टी रिलीजियस है, यहाँ डिफरेंट हर रिलीजन के लोग रहते हैं, मल्टी लिंगुअल है, हर भाषा के लोग रहते हैं, और मल्टी कल्चरल सोसाइटी भी है, मतलब हर कल्चर के लोग भी इससे मिलकर हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो बना है। फाइनेंशियल कल्चर प्रमोट इक्वलिटी एंड वर्क कल्चर, जो फाइनेंशियल कल्चर होता है क्या है कि वो इक्वलिटी और वर्क कल्चर को ये प्रमोट करता है, ठीक है। द कॉर्पोरेट कल्चर कंसिस्ट the corporate culture consists of norms, values, unwritten rule of conduct of an organization। जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो क्या होता है, किसे किसे बना होता है, आपका नॉर्म से बना होता है, वैल्यूज से बना होता है, और कुछ अनरिटन रूल्स जिसका लिखा हुआ नहीं रहता है कि ये रूल ऐसा आपको करना है या ऐसा करना चाहिए, तो अनरिटन रूल से बनता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये आपको मैनेजमेंट स्टाइल्स में दिखेगा, प्रायोरिटीज में दिखेगा, बिलीफ में दिखेगा, और इंटरपर्सनल बिहेवियर्स में भी दिखेगा, दो आदमी के बीच आपस में बिहेवियर में भी ये चीज आपको दिखेगा, ठीक है। एक साथ मिलकर ये क्या है कि ऐसा क्लाइमेट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे क्या है कि लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं, और डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से ले पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का बात, ठीक है। तो अब आपका टॉपिक जो बचा है वो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मतलब आपका एक बार कल्चर जो फॉर्म हो गया तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है कि उसको इनरिच करना, कैसे उसको और आप बढ़ाएं, ठीक है। और मैनेजमेंट, अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मैनेजमेंट का अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। पहला क्या हुआ कि जो फिलॉसफी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे उनका फिलॉसफी क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, उनका गोल्स क्या था, उनका सोच क्या था, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट बांटा, और सोशलाइजेशन में, दो चीज में इसको फिर बांटा गया, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फिर जनरेट हुआ, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, पहले हमारा क्या हुआ कि हमारे जो फिलोसफर थे या फिलोसफी था, हमारे जो फाउंडर्स मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन का, उनका फिलोसफी फिर बना हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ओरिजिनेट हुआ या आपका बॉर्न हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बना ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा उस हिसाब से, मतलब जो हमारा फिलोसफी था उस हिसाब से हमारा टॉप मैनेजमेंट, वहाँ से टॉप मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, ठीक है, उनमें। और सोशलाइजेशन में, दो तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अपना फिर डेवलप कर रहे हैं, और इससे फर्दर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फाउंडर की बात करेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के जो फाउंडर्स थे या ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर्स थे या फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो उनका फिलोसफी क्या था, ठीक है। तो कल्चर क्या है, कल्चर एक क्या है, वैल्यूएबल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को ये इनहेंस करता है या बढ़ाता है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कमिटमेंट को ये इनहेंस करता है। कैरेक्टरिस्टिक में बात कर चुका हूँ कि
ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को ये बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, ये एम्प्लॉय को गाइड करता है राइट डायरेक्शन में, जो भी एम्प्लॉय है उनको एक सही दिशा में ये गाइड करता है। ठीक है, कल्चर क्या है कि इसको अगर हम डिसफंक्शनल एस्पेक्ट से भी देखें तो ये क्या है कि ये शेयर्ड वैल्यूज है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहाँ पे क्या है कि वैल्यू को ये शेयर करता है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, such situation takes place in dynamic organizational environment where organization do not change with change environmental factors। कई बार क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हल्का सा आ जाता है वैल्यूज में। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, आपका डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर के इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, अर्ली ट्रेडिशंस आर बेसिस ऑफ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले के शुरू के ट्रेडिशंस थे वो क्या था कि वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर था, उसमें ये उसी पे बेस्ड था हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, द विजन ऑफ फाउंडर्स एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कल्चर। जो भी हमारा जो फाउंडर्स का विजन था किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका जो विजन था या अलग अलग फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे क्या होता है कि हमारा कल्चर बनता है। ठीक है, आइडियोलॉजी और कस्टम्स जो होता है वो क्या होता है, बेडरॉक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का बेडरॉक क्या हुआ, वहाँ का सोच, आइडियोलॉजी और उसका कस्टम्स, क्या उसको कस्टम्स है। ठीक है, द मिशन एंड विजन ऑफ फाउंडर मेंबर्स, हार्ड वर्क, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड द वे ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट एज इट एस्टेब्लिशेस कल्चरल वैल्यू ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि जो मिशन है, क्या जो हमारा विजन है फाउंडर मेंबर्स का, ठीक है, हार्ड वर्क है उनका, उनका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो था शुरू में, और उनका जो वे ऑफ लाइफ था वो क्या है कि वो फिर खुद को एस्टेब्लिश करा देता है और कल्चरल वैल्यू में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रतन टाटा का एग्जांपल लेंगे तो रतन टाटा का जो विजन है कि उससे क्या हुआ है कि टाटा का कल्चर बना है। उसी तरह ये एग्जांपल हमने लिया कि रतन टाटा ने ही टाटा कल्चर को क्रिएट किया है। ठीक है, और उनका जो विजन था उसी बेसिस पे टाटा का कल्चर आपका डेवलप हुआ है। तो लूथर्स ने है जो सजेस्ट किया है कि दो स्टेप से कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्रिएशन होता है। पहला स्टेप क्या है कि एक जो सिंगल पर्सन है, जो फाउंडर है, उसके पास आइडिया रहता है नए इंटरप्राइजेस के लिए, उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है आपका जो फाउंडर्स है, वो क्या है कि वो दे ब्रिंग वन और मोर की पीपल एंड क्रिएट ए कोर ग्रुप दैट शेयर ए कॉमन विजन विद द फाउंडर। अब क्या है कि वो एक खुद का एक ग्रुप बना लेते हैं, कोर ग्रुप बना लेते हैं या कोर ऐसा टीम बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उसको रखते हैं, और वो क्या है कि वो आपस में मिलकर के एक कॉमन विजन को शेयर करते हैं फाउंडर के साथ। जो भी फाउंडर था उसके साथ वो क्या है कि कॉमन विजन को शेयर करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल इन द कोर ग्रुप बिलीव दैट द गुड आइडिया इज गुड वन, प्रैक्टिकल एंड वर्थ रनिंग सम रिस्क फॉर। और जो इससे क्या होता है कि जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोर ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं वो क्या ये बिलीव करते हैं कि जो भी आइडिया है वो सही है, जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने का या जो फिलोसफी है वो सही है, वो गुड आइडिया है, प्रैक्टिकल भी है, और वो उस पर रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का आपको कैसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे, और फिर टॉप मैनेजमेंट या सोशलाइजेशन बेसिस पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना ही रहना चाहें। अटेंडेंस ठीक है।